Hello friends, welcome to my YouTube channel Studious Aura. I hope you all are well. Okay, so let's start with the lecture which is Introduction to Nutrition and Energy Metabolism. तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? Okay, so the study of components of food and their actions, their interaction and the balance in relation to health and disease state. हेल्थ और डिजीज़ स्टेट के रिलेशन में जो भी हम स्टडी करते हैं ऑफ द कंपोनेंट, फूड के कंपोनेंट्स ही उनके एक्शन, उनकी इंटरेक्शन की जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, दैट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड, उनके एक्शंस क्या हैं, उनकी इंटरेक्शंस क्या हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो हमारी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं. दैट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ हेल्थ एसेंशियली इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस इन एडिशन टू ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. तो अब ये न्यूट्रिशन करता क्या है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ये हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ये हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं, हमारी ग्रोथ, हमारी सेल रिपेयर और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ओके, देन वी कैन ऑल्सो से दैट स्टडी ऑफ डाइजेशन अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करने को भी हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन में हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं? डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारा भी जो है वो एक फूड कंपोनेंट्स का ही पार्ट है. लाइक फूड कंपोनेंट्स हमने खाए, देन वो डाइजेस्ट होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स का. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन. ओके, देन अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिक बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. तो हमें न्यूट्रिशन डिसऑर्डर जो भी होते हैं, लाइक कुछ डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होते हैं, कुछ एलर्जिक होते हैं, कुछ एक्सेस की वजह से होते हैं, तो उन सब की पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए भी हम एक स्टडी करते हैं. दैट इज़ न्यूट्रिशन. तो ओवरऑल अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो जो भी हम स्टडी रिलेटेड टू फूड एंड आवर हेल्थ करते हैं, दैट इज़ द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट, वाई शुड आई लर्न फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एज ए नर्सिंग स्टूडेंट? मैं तो एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा ये न्यूट्रिशन के फिजियोलॉजिक बेसिस को पढ़कर? मुझे क्यों जानना है, मतलब हमें क्यों जानना है न्यूट्रिशन के फिजियोलॉजिकल बेसिस के बारे में, कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें क्या मतलब है? ओके, सो नाउ इसका आंसर भी है यहाँ. दैट न्यूट्रिशन एडवाइजेज. आप किसी भी पेशेंट को न्यूट्रिशन एडवाइस देते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में आपको ये नहीं खाना है, या फिर ये आप खाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा. लाइक विटामिन सी अगर आप लेते हो तो आपके सेल्स जो हैं वो नरिश होते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए वी शुड लर्न द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. देन द डाइट प्लानिंग के बारे में आप बता सकते हो पेशेंट को. देन कम्युनिटी हेल्थ एंड पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी न्यूट्रिशन के बारे में पता होना हमें बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब हमें पता होगा व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए हमें क्या इंटरवेंशंस लेने चाहिए बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, तभी हम कम्युनिटी में लोगों को बता पाएंगे, पब्लिक को अवेयर कर पाएंगे अबाउट द न्यूट्रिशन और कम्युनिटी हेल्थ. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड के फंक्शंस क्या होते हैं? ये आपने अपनी प्रायर क्लासेस में पढ़ा होगा. दैट द फंक्शन ऑफ फूड आर मेनली टू प्रोवाइड एनर्जी एंड टू बिल्ड न्यू सेल्स. हमें सबसे पहले फूड क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, देन हमारी जो न्यू सेल्स हैं उन्हें बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो देयर आर सम थिंग्स लाइक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग एंड द थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी. दीज आर अंडर द energy, मतलब these are to provide us energy and to build the new cells. they are replacement of wear and tear, मतलब हमारे सेल्स जो wear and tear हो जाती है उसमें उसको रिप्लेस करना एंड हमारी ग्रोथ में हेल्प करना. बिकॉज सेल ग्रोथ होगी तभी हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होगी. सो दैट आर द फंक्शंस ऑफ फूड. Now we have categorized the nutrients into two subgroups which are macronutrients and micronutrients. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. For then, okay, let's discuss about energy metabolism. So what is energy metabolism?
ओके, सो स्टडी ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी हमने एनर्जी न्यूट्रिएंट से हमें मिली है, जितना भी एनर्जी कंटेंट हमें मिला है फूड से, न्यूट्रिएंट से, और जितना हमने एनर्जी को एक्सपेंड कर दिया आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ एनर्जी हीमोस्टेसिस, उस स्टडी को हम कहते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मतलब हमें फूड से कोई एनर्जी मिली, देन हमने कितनी एनर्जी हमें फूड से मिली है, कितनी न्यूट्रिएंट से मिली है, एंड कितनी एनर्जी हमने एक्सपेंड कर दी है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म? सो दिस इज किलो कैलोरीज और कैलोरीज। आपने कैलोरीज के बारे में पहले भी सुना होगा, लाइक कि इस फूड से हमें ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, इससे कम कैलोरी मिलती है, तो हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर हाइट एंड वेट, अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स। ओके, सो द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी इज कैलोरीज और किलो कैलोरीज। ओके, सो नेक्स्ट 1 किलो कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो 1 किलो कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो कि हमें 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए चाहिए होती है। दैट इज़ 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। ओके, देन जूल इज़ द यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो यूनिवर्सल यूनिट होती है वो होती है जूल। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 किलो जूल। ये आपने केमिस्ट्री में 11th-12th क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज एनर्जी इनटेक। अब एनर्जी इनटेक हमारा किससे हो रहा है? फूड से हो रहा है। तो मेन फूड ग्रुप्स कौन से हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये सारे फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फूड से हमारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से आती है। ओके, सो अब इनका भी जो एनर्जी कंटेंट होता है ना वो अलग अलग होता है सबका। कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी कंटेंट कुछ अलग होगा, प्रोटीन में अलग होगा, फैट्स में अलग होगा। तो ये सारा हम कैसे मेज़र करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, सो here you can see the energy content of the nutrients like कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर से अगर हम देखें तो 4 किलो कैलोरीज, बट अगर फिजियोलॉजिकल हम देखें तो दैट इज़ ऑल्सो 4 किलो कैलोरीज। प्रोटीन में 5.4 किलो कैलोरीज बाय बॉम्ब कैलोरीमेट्री एंड 4 किलो कैलोरीज अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल, एंड फैट्स में 9 and 9 बोथ। तो प्रोटीन का यहाँ पे थोड़ा डिफर करता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का अमाउंट सेम है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 5.4, फैट्स 9। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी इनटेक हमने देख लिया कि हमने फूड्स लिए, फूड से न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिल गई और कितनी कितनी एनर्जी मिल रही है वो भी हमने देख लिया। नाउ एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो एनर्जी एक्सपेंड कैसे करती है हमारी बॉडी? सो द एक्सपेंडिचर ऑफ द बॉडी इंक्लूड 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर: बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग एंड थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। तो पहले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है उसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो एक्सपेंड होती है। देन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग, मतलब एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर न्यूट्रिएंट डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के लिए जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है, दैट इज़ द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग। देन थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी में आता है एनर्जी जो कि एक्सपेंड हो रही है फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। हम पूरे दिन में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें जो भी एनर्जी यूज़ होती है, जो भी एनर्जी एक्सपेंड होती है, दैट इज़ द थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसल मेटाबॉलिक रेट? ओके, सो द मिनिमम रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर टू स्टे लाइव, जिंदा रहने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एक्सपेंड करनी होती है मिनिमम, दैट इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एक्सपेंड करनी है टू स्टे अलाइव, दैट इज कॉल्ड द BMR। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से द एनर्जी expended for beating of heart, breathing, formation of urine, maintain the resting membrane potential of cells, maintain homeostasis process in general. So these all can be the example of the basal metabolic rate कि यहाँ हमारी जो एनर्जी है वो एक्सपेंड होती है। ओके, तो कोई भी जो भी हम काम कर रहे हैं पूरे दिन में, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी हो रही है, उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सपेंड तो होती है। दैट इज़ द बेसल मेटाबॉलिक रेट।
It can only be measured under complete physical, mental and glandular rest, which is far from possible. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हम सिर्फ तभी मेज़र कर सकते हैं जब हमारा हम पूरी तरह से रेस्ट में, फिजिकली रेस्ट में, मेंटली रेस्ट में, ग्लैंडुलर रेस्ट में होंगे, तभी हम BMR अपना मेज़र कर सकते हैं. बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं. ऑब्वियसली अगर फिजिकली भी आप रेस्ट में हो तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो वो रेस्ट में नहीं हो सकते. मेंटली तो हम रेस्ट में कभी होते ही नहीं हैं. ओके, सो दिस इज़ फार फ्रॉम पॉसिबल. सो हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं. ओके, और वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है? दैट इज़ द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. तो हम BMR को यहाँ पर RMR बोल देते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. ओके, तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जो कि अफेक्ट करती हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को. जैसे कि फिजियोलॉजिकल में क्या हो सकता है? एज, स्लीप, एक्सरसाइज, जेंडर, प्रेगनेंसी, बॉडी कंपोजिशन. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हो सकता है कि हमारी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, या फिर एनर्जी कम एक्सपेंड हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो वेरी कर सकती हैं टू RMR. देन पैथोलॉजिकल में क्या हो सकता है? फीवर. इन केस ऑफ फीवर हो सकता है कि BMR ज़्यादा हो. abnormal activity of the thyroid gland, undernutrition, overnutrition, obesity and tumors. तो इन सभी केसेस में जो हमारा BMR है वो अफेक्ट होता है, उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं. ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया है आपको. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो द नेक्स्ट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग. व्हाट इज़ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग? तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग क्या होता है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विदिन 30 मिनट ऑफ फूड इनटेक. जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे के बाद जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ना बॉडी का, वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, और वो 2 घंटे के बाद पीक पे होता है और फिर 4 घंटे के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है. ओके, क्या बताया मैंने अभी कि जैसे ही हमने फूड इनटेक किया, हाफ एन आवर के बाद जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा ना वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. इंक्रीज़ होते होते वो 2 आवर्स पे पीक पे होगा एंड आफ्टर द 4 आवर्स वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग, जो कि हमारे बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को भी, यहाँ पे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है. And it is also called specific dynamic action of food or diet induced thermogenesis. डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, मतलब डाइट की वजह से, फूड की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ द डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस. ओके, देन thermic effect of feeding include the energy expenditure of the additional muscular and glandular work that the digestive tract has to undertake for digestion, absorption, assimilation of nutrients. तो ये थर्मिक एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर और कहाँ से हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है कि हमारी बॉडी में जब हमने फूड लिया, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेट होता है. ठीक है, तो इन सारी प्रोसेस में हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. तो जब भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वर्क करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सपेंड भी होगी. तो ये जो हीट एक्सपेंडिचर है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से भी होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी. सो द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट कैन बी ऑल्टर्ड वॉलंटरली मतलब हमें पता है, हम खुद से इसे चेंज कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वेरिएबल पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर है, मतलब हमारी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है. तो अगर हमें लग रहा है कि एनर्जी हमारे अंदर कम बची, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर लेंगे. फिजिकल एक्टिविटी अगर हम इंक्रीज़ कर लेंगे तो हमारी एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड होगी. फॉर एग्जांपल, आप लोग बोलते हो दैट हमें इतनी कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होने लगी है, तो आप क्या करोगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देते हो, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड होती है और आप एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट. तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो भी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करती है. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से. ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल.
थैंक यू।